हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे जो है वो चलते जा रहे हैं, और आज जो है हम एग्रीकल्चर के बारे में ही जानेंगे। एग्रीकल्चर में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एमएसपी और एफआरपी। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि एमएसपी और एफआरपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और एमएसपी जो है वो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। रीज़न इसका ये है, एमएसपी के ऊपर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर ज़्यादा ना देखे, सिर्फ पिछले 4 साल का ही देखे, तो लगभग 2 बार जो है वो एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। एक बार आया 2020 में, और अभी जो लेटेस्ट प्रीलिम्स हुआ है 2023 वाला, तो इसमें भी जो है एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप मेंस की बात करें तो उसके लिए भी एमएसपी सिग्निफिकेंट हो जाता है। एफआरपी जो है वो बेसिकली शुगर केन से रिलेटेड है। एफआरपी में मुझे लगता है जो प्रीलिम्स में आने की संभावना जो है वो इस साल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शुगर केन जो है वो न्यूज़ में था। रीज़न इसका ये था कि जैसे आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्रीज जो है वो नीचे साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। तो इस चीज़ के चलते मेंस के लिए तो सिग्निफिकेंट है ही। अगर मान लो बैकवर्ड लिंकेजेस निकाले यूपीएससी और एफआरपी पे क्वेश्चन पूछे, तो वो भी जो है आने की संभावना है। तो इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। नमस्कार। तो अभी जो है आप हमारी अनुष्का एकेडमी में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसमें आपको इन सब लोगों की गाइडेंस के नीचे जो है वो तैयारी करने का मौका मिलेगा। यदि आप एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं और अभी आपकी एज भी है, चांस भी है, तो क्यों ना एक बार जो है वो इनको भी मौका दिया जाए। यानी कि अनुष्का एकेडमी में भी अपने आप को रजिस्टर कीजिए और यूपीएससी की तैयारी जो है वो सही तरीके से करके एग्ज़ाम जो है वो निकालिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक फीचर हैं वो मैंने आपको जैसे कि कल भी बताया था, तो ये बेसिक फीचर है हमारे जो रहने वाले। तो इनको जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को स्कैन करके हमें मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सल्यूशन जो है वो निकाला जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो बेसिकली एमएसपी के ऊपर है और एफआरपी के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले एमएसपी में ये जानेंगे कि एमएसपी होता क्या है, किसके द्वारा निकाला जाता है, और इसका एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या है। एमएसपी जो आया वो क्यों आया था। ठीक है, इसका फायदा जो है वो क्या होता है और नुकसान क्या होता है। ठीक है, अगर सिंपल टर्म्स में देखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपका सम ऑफ द टाइम्स जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा बेसिक से आप शुरू करते हो। रीज़न इसका ये है कि जो भी कोई स्टूडेंट आ रहा है, जो नया प्रेपरेशन में आ रहा है, जो लेक्चर इसको देख रहा है, तो उसको जो है वो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यही एक रीज़न रहता है कि मैं जो है बेसिक से ही शुरू करता हूँ। यदि एमएसपी की बात करें, सिंपल शब्दों में एमएसपी होता क्या है। ठीक है, मान लो ये एक फार्मर है। क्या है? फार्मर है। बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कुछ सेक्टर जो है वो फ्री रहते हैं और कुछ सेक्टर जो है वो कंट्रोल रहते हैं। यदि हमारी इकोनॉमी फ्री है तो उस चीज़ के चलते क्या होता है, कई बार डिमांड और सप्लाई के खेल ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये जो फार्मर है इसने मान लो 10 केजी का अनाज उगाया। यहाँ तक समझ आ गया सबको? 10 केजी का इसने अनाज जो है वो ग्रो किया। अब जब ये इस अनाज को बेचने के लिए मार्केट में जाता है, उसके दो केसेस बना लेते हैं, केस वन, और सेकंड बना लेता है केस नंबर सेकंड। पहले केस में ये होता है कि जो इसने 10 केजीज जो है बनाया, इसकी जो कॉस्ट आई होगी इसको बनाने में, प्रोड्यूस करने में, वो कॉस्ट आई होगी ₹1000। और जब मार्केट में इस फार्मर ने केस वन में जाके बेचा, तो उस समय इसकी जो क्रॉप्स थी उसकी डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी। क्या ज़्यादा थी? डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब इसी चीज़ के चलते जो है हुआ क्या, कि इसकी जो कीमत यानी इसकी जो लागत आई थी, कितने की आई थी? 1000 की आई थी, लेकिन इसको 10 केजी का जो है वो लगभग मान लो 4000 के आसपास इसको मिल जाता है। क्लियर ऑन दिस? इस चीज़ के चलते ये जो है ये खुश होगा। इसको जो है जितनी भी कॉस्ट इसने लगाई है वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो पूरी होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस में ये होता है कि सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड इतनी नहीं हुई।
सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड इतनी नहीं हुई। ये पेन बहुत इजीली अवेलेबल है, सप्लाई ज़्यादा है तो इसके प्राइस फॉल हो जाएंगे। अब जो किसान को मिलने वाला प्राइस है वो कितना है, 500 रुपये। कितना हो गया, 500 रुपये। लेकिन इसने कितने पैसे लगाए हैं, 1000 लगाए हैं। क्या इसको जो मिलने वाला प्राइस है ये जेन्युइन है, नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो इसको मिलना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ये कम है, पहली चीज़। तो ये एक दिक्कत हो गई। ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें, प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसने जो प्राइस लगाया है, जो जितने में ये इसने प्रोड्यूस किया होगा 10 kg, और इसको जो प्राइस मिल रहा है उन दोनों में जो है वो ह्यूज डिफरेंस है। प्राइस जो इसको मिल रहा है ये कम है। अब इसको खरीदने वाला जो है वो कौन है, प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर आप सब लोगों को पता है कि इसका मेजर मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और यदि इसका मकसद प्रॉफिट कमाना है तो फिर ये करेगा क्या, ये इस फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब ये पहला रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से एमएसपी जो है वो उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से एमएसपी जो है वो आई। दूसरा रीजन ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। यदि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की डोमिनेंस है, 60 से 70% जो है वो इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है, और ये प्रॉब्लम अगर 60 से 70% इकोनॉमी में फेस होगी तो उसके चलते होगा क्या, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सफर करना पड़ेगा, उसको लॉस होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इस चीज के चलते जो है सेकंड जो प्रॉब्लम इमर्ज हुई वो ये हुई कि इंडियन इकोनॉमी क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, पहली चीज ये थी कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो हमारी इकोनॉमी में। इन दो चीजों के चलते जो है वो एमएसपी का सामने आना जो है हमें दिखाई दिया। और एमएसपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप में नहीं, ये प्रॉब्लम फार्मर को फेस करने को मिल रही। इस अगर एग्जांपल की बात करें, अगर मान लो ये एग्जांपल जो है ये राइस की थी, किसकी थी, राइस की थी। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं। ये तो है नहीं कि पूरे इंडिया में जो है वो सिर्फ राइस ही उगाया जाता है, अदर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। तो इस वजह से लगभग बाकी क्रॉप्स के ऊपर भी एमएसपी जो है वो प्रोवाइड करवाना ये सरकार के लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में देखें तो एमएसपी एक वो प्राइस है जो मिनिमम प्राइस है जो एक फार्मर को दिया जाएगा। किस चीज़ को कंसीडर करके दिया जाएगा, उसने जो उगाने में अपने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसका जो उगाने में कॉस्ट आई है, जिसका जो है कंट्रीब्यूशन लगा है, उन सब को कंसीडर करके जो प्राइस एक फार्मर को मिलेगा उसकी फसल के बदौलत, उसको बोला जाता है एमएसपी। और ये प्राइस कौन देगा, ये देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिक सा प्रॉब्लम ये था कि अगर मान लो मार्केट के ऊपर निर्भर छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट कमाएगा, और प्रॉफिट कमाने के चलते जो है उनकी एक्सप्लॉइटेशन होनी शुरू हो जाएगी। और यही रीजन होगा कि नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड जो है वो इंक्रीज करेंगे हमारे इंडिया में। क्लियर ऑन दिस। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सरकार ने इस तरीके से निकालना, सरकार ने बोला कि अगर आपका कोई भी जो है वो नहीं ले रहा और आपको उगाने की कॉस्ट जो है वो 1000 आई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका परचेज करेगी। अब इस चीज़ के चलते क्या होगा, फार्मर जो है उसके पास 10-20 ऑप्शन है, वहां पे वो घूम के आ जाए। अगर वहां पे उसको प्राइस जो है वो उतना नहीं मिल रहा जितना वो चाह रहा है, तो उस चीज़ के चलते जो है वो सरकार के पास आ सकता है, और सरकार उसको वो प्राइस दे देगी जो कि एमएसपी के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगर सेम केस जो है शुगर केन के कंटेक्स्ट में हो तो उसको एमएसपी नहीं बोलते, उसको एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, इस नाम से उसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एमएसपी की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को तो हमने समझ लिया। अब जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, आज के पूरे लेक्चर में जो है हम उन माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर फोकस करेंगे जो यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है। बेसिक सा आइडिया लग गया आपको एमएसपी क्या होती है। यदि मेंस में ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एमएसपी की डेफिनेशन जो है वो इस एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हैं।
इससे जो है वो मार्क्स अच्छे आएंगे, जितना आप एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे, जितना केस स्टडीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एमएसपी के बारे में डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एमएसपी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो सबसे पहले जो 1960s का टाइम था, उस समय एमएसपी को इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया। 1960 में, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, कि इंडिया में फूड शॉर्टेज जो है वो चल रही थी। फूड के प्राइस जो है वो बिल्कुल सी जो है ऊपर हो गए थे। तो इसी के चलते 1960 में क्या होता है, इंडिया फेस फूड शॉर्टेज, और इस फूड शॉर्टेज के चलते जो है वो प्राइस में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आइटम्स होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यही एक मेजर ऑब्जेक्टिव था एमएसपी को इंट्रोड्यूस करने का। कारण इसका ये था कि जो फूड शॉर्टेज आई है, जैसे मान लो आपने जो है पिछले साल राइस उगाए, लेकिन जब आपने राइस उगाए आपने ये देखा कि मेरी जो लागत आई है राइस को उगाने में वो आई है 1000 की, लेकिन राइस जब मार्केट में बिके है वो सिर्फ 500 की बिके है। अब इस चीज़ के चलते आप अगले साल जो है वो राइस नहीं उगाओगे। अब इस चीज़ के चलते जो है, अगर आप अगले साल राइस नहीं उगाओगे तो हो सकता है कि फूड की शॉर्टेज आ जाए। तो इसी तरीके की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो है एमएसपी ये लेके आए हैं। लेकिन एमएसपी का एक नुकसान भी है। नुकसान की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जानते होंगे कि आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो उस एरिया की आपको नॉलेज होगी। आप उस एरिया में देखिए, उस एरिया में कुछ ना कुछ जो है, कुछ लोकल चीज़ें होती हैं, लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं उगाई जाती हैं। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे ही जो है वो एमएसपी प्रोवाइड करती है, तो आप करोगे क्या? आप जो आपके एरिया की लोकल क्रॉप्स है उनको जो है वो आप नहीं उगाओगे, और उन क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दोगे जिनके द्वारा सरकार ने एमएसपी देनी प्रोवाइड की है। इस चीज़ के चलते होगा क्या, एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती थी वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। और अगर एग्रीकल्चर में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो उस चीज़ के चलते क्या होगा कि सभी फार्मर जो हैं वो एक ही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे और उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एमएसपी देके अगर सरकार ने कोई चीज़ परचेज किया तो उसके जो स्टॉक्स हैं वो लगातार, यानी उसके स्टॉक्स, कोई शेयर मार्केट वाले स्टॉक्स मत आप समझ लेना। स्टॉक्स जो हैं उसके जो हमारे पास वो सेव्ड है या स्टोर है वो चीज़ें, वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है जो एक्चुअल में आती है एमएसपी के चलते। लेकिन ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों के हैं। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है कि क्या चीज़ पूछी गई है और उस चीज़ को आगे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा पहला रीजन एमएसपी को इंट्रोड्यूस करने का। फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को एमएसपी कैसे जो है वो सॉल्व करता है, ये समझ आ गया। सेकंड, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, 1960 में जो है वो 60s में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, जिस समय एमएसपी को जो है वो फॉर्मलाइज जो है वो करना शुरू कर दिया। पहले जिस क्रॉप के ऊपर एमएसपी जो है वो देना शुरू किया गया था वो थी वीट। ठीक है, लगभग 1965 के आसपास जो है एमएसपी पॉलिसी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर वीट। पहली जो एमएसपी पॉलिसी है 1965 में वो वीट के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें एक गारंटी प्राइस दिया गया था वीट को, जो है जो वीट को उगाता है। क्लियर ऑन दिस? तो पहला जो है वो 1965 वाला क्लियर हो चुका होगा। इसके चलते भी एक स्टेटमेंट जो है वो बनाई जा सकती है कि एमएसपी वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर राइस, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट फॉर राइस, विच इज फॉर वीट। ठीक है, और 1966 के आसपास होता क्या है, इस्टेब्लिशमेंट की जाती है किसकी, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की, जिसको एपीसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपीसी। एपीसी का ही फिर आगे जाके नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है सीएसीपी। एसीपी है, इसके सामने सी लगा दो, ये इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। और सीएसीपी की फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, इस कमीशन को जो है वो आप याद रखिए, आगे जाके जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहले वीट के ऊपर एमएसपी थी 1965 में, और जब वीट के ऊपर एमएसपी दी तो एक कमीशन भी 1966 में अपॉइंट किया गया जिसका नाम रखा गया एपीसी कमीशन। अब आगे चल के उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, उसको सीएपीसी के नाम से बुलाया जाता है। और इसका रोल क्या था? इसका मेजर रोल जो है वो ये था कि रिकमेंडेशन देना एमएसपी के ऊपर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट एंड डिमांड सप्लाई। सीएसीपी का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है।
ये भी फैक्ट है जो आप याद रखिएगा। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें ये देखते हैं कि 1970 के आसपास होना क्या शुरू हो गया। 1970 के आसपास क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होना शुरू हो जाता है। एमएसपी की जो पॉलिसी है उसको वीट के अलावा और चीज़ों में भी लेके जाया जाता है, जिसमें राइस आता है, पल्सीज आती है, ऑयल सीड्स आती हैं और कॉटन जैसी चीज़ें जो है वो आती हैं। ठीक है, इसका मेजर सा ऑब्जेक्टिव ये था कि इंश्योर करना कि इनकम सिक्योरिटी हो और डिपेंडेंसी जो है, हमारी जो निर्भरता है इसके ऊपर, इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो लगातार कम हो सके। ठीक है, तो उनके ऊपर एमएसपी देनी अगर शुरू कर देंगे तो उस चीज़ के चलते क्या होगा, फार्मर्स वो चीज़ को उगाएंगे। अगर हम बाहर फॉरेन देशों से उस चीज़ को मंगवाते हैं तो वो हम कम कर देंगे, जिसके चलते जीडीपी पे इसमें इम्पैक्ट जो है वो देखना शुरू करेंगे। उसके बाद 2000s में जो है एक्सपेंशन की जाती है और एमएसपी की जो पॉलिसी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो की जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें भी काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और फार्मर्स को जो है उनकी सही वैल्यू जो है वो दी जाती है। और एमएसपी जो है वो लगातार इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को भी इसमें काउंट किया जाता है। रिसेंट जो रिफॉर्म्स हैं एमएसपी जो है उसके ऊपर डिबेटेबल इशू है कि एमएसपी कब तक मिलनी चाहिए, एमएसपी सही है या गलत है। 3 फार्म लॉज जो आए थे, ठीक है, जो 2020 के टाइम पे आए थे, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा और यूपी के फार्मर जो है वो दिल्ली के आसपास प्रोटेस्ट में बैठ गए थे। तो वो सब डिबेटेबल इश्यूज है। ठीक है, अब ये समझते हैं एमएसपी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, यदि आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए। एमएसपी एक वो गारंटेड अमाउंट है जो फार्मर को पे की जाती है बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उस चीज़ को परचेज करती है जो उसने बनाया होता है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये इंश्योर करना कि उनको अच्छा प्राइस जो है वो उनका मिल पाए, ताकि वो जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है उसमें उनको जो है फायदा मिल पाए। ठीक है, एमएसपी की अगर बात करें तो डिटर्मिनेशन इसकी किसके द्वारा की जाती है, सीएसीपी। ठीक है, जिसका पहले नाम एसीपी था, उसके द्वारा की जाती है, जिसका मीनिंग है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। रेकमेंड करती है एमएसपी को, और उसमें क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके बाद डिमांड सप्लाई के क्या डायनेमिक्स चल रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, और इंटर क्रॉप पैरिटी जो है वो उसमें देखी जाती है। इन चीज़ों के चलते जो है वो ये किया जाता है। यदि सीएसीपी की बात करें, इसको ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग वेलफेयर के साथ अटैच किया गया, 1965 जनवरी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फाइनल अप्रूवल इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सी ए सी पी और दूसरी चीज है सी सी ई ए। अब दोनों में डिफरेंस जो है वो समझिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब कैबिनेट कमेटी, अभी पीछे जो है मैंने एक चीज आपको गलत बोल दी थी, वो ये था, मैंने बोला था कि सीएसीपी का चेयरमैन जो है वो होता है पीएम होता है, लेकिन उसका नहीं, इसका होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर का चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये जो है इसका मेजर काम क्या है, रिकमेंडेशन देना। उस रिकमेंडेशन को सीसीईए जो है वो इस्टेब्लिश करेगा, या उसको जो है वो मान्यता प्राप्त अप्रूवल देगा, और उसके अप्रूवल देने के बाद जो है वो एमएसपी जो है वो दे दी जाएगी। यानी कि एमएसपी में दो कमीशंस का जो रूल है वो मेजर आ जाता है। पहला है सीएसीपी, दूसरा है सीसीईए। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि एमएसपी जो है वो क्या क्या होता है। अब यदि क्रॉप्स की बात करें तो सीएसीपी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली फॉर 22 क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी जो है वो दी जाती है, और एफआरपी जो दी जाती है वो शुगर केन के ऊपर दी जाती है। सीजनल क्लासिफिकेशंस की बात करें तो लगभग 14 जो है वो कौन सी क्रॉप्स हैं, खैरिफ। 6 जो है वो कौन सी क्रॉप है, राबी। और 2 जो है वो अदर क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर एमएसपी जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो लगभग इनका ऐड करें तो 22 चीज़ें होगी जिनके ऊपर एमएसपी जो है वो दी जाती है। ठीक है, खैरिफ क्रॉप वो होती है जो ज़्यादातर उस मौसम में उगाई जाती हैं जब इंडिया में बारिशें होती हैं, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, यानी कि जून जुलाई के आसपास का टाइम से लेके जो है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास का टाइम, तो वो खैरिफ क्रॉप्स का टाइम जो है वो माना जाता है।
राबी क्रॉप्स का टाइम जो है वो, बीजने का टाइम जो है वो नवंबर के आसपास का होता है और अप्रैल तक का सीजन जो है वो बोला जाता है। और बीच में जो टाइम होता है उस पे एक और क्रॉप्स होती हैं जिनको जैद क्रॉप्स के नाम से बोला जाता है। ये क्रॉप जो है वो इन दोनों के बीच में जो सीजन बचता है उस समय जो है वो उगाई जाती है। इसमें कुछ सब्जियां आती हैं जो नॉर्मली हम एज अ सैलेड जो है वो खाते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। सिग्निफिकेंट जो है वो ये बन जाता है कि जो भी चीज़ न्यूज़ में है, पहली चीज़ तो आप ये चेक कीजिए कि वो जो है वो खरीफ है या राबी है। रिसेंटली जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी चीज़ को जो है वो आगे रख के लिखा गया। उन्होंने क्रॉप का नाम लिखा और ये पूछा सीधा सीधा कि इट इज़ अ राबी क्रॉप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें चलती हैं। अब नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को जो है वो तीन तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है A2, सेकंड होती है A2 प्लस FL, और तीसरी वाली जो होती है उसको बोलते हैं C2। ठीक है, ये A2 प्लस FL और C2, इन तीनों चीज़ों में जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। पहली जो क्रॉप है जिसमें जो है हमने नाम लिखा है इसका A2, तो उसमें पहले देख लेते हैं क्या होता है। A2 जो है वो कॉस्ट है, क्या है वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली एक फार्मर जो है वो बियर करता है अपनी क्रॉप को उगाने के लिए। मान लो आप एक फार्मर हो, आपने जितने के बीज लेके आए, इरिगेशन सिस्टम जितने का आया, ठीक है, उसके बाद और आपने चीज़ें जो है वो लेके आए फार्मिंग के लिए, जो आपको कॉस्ट पूरी की पूरी बियर करनी पड़ी है, वो सारी की सारी जो है वो A2 में लिखी जाती है। लेकिन समय के साथ जो है वो इस चीज़ को जो है वो और चीज़ों में मिला दिया गया। रीज़न इसका ये है कि इसमें आपको लगता है कि ये सही चीज़ है अगर सिर्फ इन चीज़ों के चलते हम कैलकुलेट करें। नहीं, जो आपकी फैमिली लेबर है, मान लो घर में 3 लोग हैं और उन 3 लोगों को भी हमने एग्रीकल्चर में लगा रखा है। अब अगर उन 3 लोगों को हमने एग्रीकल्चर में लगा रखा है, वो 3 लोग जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी में कहीं अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते थे और वहाँ से पैसा कमा सकते थे। अब वहाँ से वो पैसा नहीं कमा रहे और आपके घर पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो लेबर है उसको भी तो काउंट करना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को जो है वो नेक्स्ट उसमें काउंट किया गया। A2 प्लस FL जो है वो उसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू किसकी लगाई जाती है, जो अनपेड फैमिली लेबर्स है, जो आपकी फैमिली की लेबर है और जो काम करके कोई भी चीज़ बनाने में अपना योगदान कंट्रीब्यूशन दे रही है, उस चीज़ को जो है वो किस में काउंट किया जाएगा, A2 प्लस FL में। FL का मीनिंग जो है वो होता है फैमिली लेबर, फैमिली लेबर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है C2। C2 के बारे में भी कंफ्यूजन रहती है। अब C2 के बारे में इस चीज़ को और इवॉल्व कर दो आप। ठीक है, C2 में जो है, मान लो आप जिस जमीन पे जो है, मान लो आपके अपने नाम पे है और आप उस जमीन पे जो है वो कोई चीज उगा रहे हो। अब उसी जमीन को जो है आप किसी और व्यक्ति को रेंट पे दे सकते थे और उससे जो पैसा आता वो भी कमा सकते थे। अब उस चीज को भी काउंट करो। ठीक है, अब मान लो मैं अपनी किसी फील्ड पे जो है वो राइस उगा रहा हूँ और ये मेरी जो है वो 200 गज की, 250 गज की, 500 गज की कोई भी जमीन है। अब इस जमीन के ऊपर जो है मैं किसी को रेंट पे भी दे सकता था और वहां से भी पैसा कमा सकता था। उस चीज को जो है वो क्यों नहीं कंसीडर किया गया, तो वो C2 में कंसीडर किया गया। कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट, जिसमें फैक्टर्स लाइक रेंटल, इंटरेस्ट फॉर ओन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट, उन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाएगा। आप ये जान पाएंगे हमारी जो अप्रोच रही वो A2 से जो है A2 प्लस FL और F2 C2, तो ये अप्रोच जो है वो रही है। ठीक है, जिसमें जैसे समय के साथ साथ अदर चीज़ों को भी वो है फोकस में लाया गया। आगे चल के सोच के देखिए, हल्का सा दिमाग लगाइए इस पे, इकोनॉमिक्स में, और ये सोचिए कि इससे आगे क्या होगा। अगर C2 के बाद जो है वो क्या चीज़ बची है। जब आपको मैंने A2 करवाया होगा आप सोच रहे होगे कि सही बताया, A2 प्लस FL बताया होगा आप ये सोच रहे होगे चलो फैमिली लेबर भी है वो भी है, C2 भी सोच रहे होगे। इसके आगे जो है, जहां तक मुझे लगता है, जो इकोनॉमिस्ट ने रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये लगता है आने वाले समय में, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं मार्केट रिस्क हो गया, ठीक है, अदर फैक्टर्स होते हैं जो,
वेदर कंडीशंस हो गया, इन सब चीज़ों को वैसे तो इसमें भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन इनको स्पेसिफिकली फोकस किया जाएगा आने वाले टाइम में, और इससे भी आगे जाके और इवॉल्व होगा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें अदर कॉस्ट को भी जो है वो ऐड ऑन किया जाएगा। क्लियर ऑन दिस? तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना भी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, CACP की अप्रोच जो है वो क्या रहती है। यानी कि हमने जो तीनों चीज़ें जानी हैं, ठीक है, कौन सी तीनें, A2 + FL और C2, इन तीनों चीज़ों के चलते जो है वो CACP इस चीज़ को अप्रोच मान के जो है वो करता है। CACP जो है वो कंसीडर करता है A2 और FL को एंड C2 कॉस्ट वाइल रिकमेंडिंग द MSP, तीनों चीज़ों को जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। C2 की जो कॉस्ट है वो एज ए बेंचमार्क रेफर की जाती है MSP का प्राइस जो है वो इंश्योर करने में, मेजर प्रोडक्शन कॉस्ट के चलते। क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, MSP को लेके कंसर्न्स क्या है इंडिया में। पहला कंसर्न ये है लिमिटेड एक्सटेंड। लिमिटेड एक्सटेंड में बेसिकली ये बताया गया है कि MSP जिन चीज़ों के ऊपर दी जाती है वो जो है वो कुछ हद तक वीट और राइस के ऊपर ही सीमित हो चुके हैं। MSP अनाउंस तो 23 क्रॉप के ऊपर की जाती है, लेकिन राइस और वीट के केस में एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चलते इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। अदर चीज़ों के ऊपर भी फोकस जो है वो करना चाहिए। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इसमें नहीं दिखती, तो ये एक प्रॉब्लम है। इनएडुकेट बेनिफिट जो है वो जिसके चलते मिलते हैं, और सभी फार्मर जो है वो ये तो है नहीं कि राइस और वीट ही उगाते हैं, जो अदर क्रॉप्स उगाता है वो उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो ये एक पहली प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस की। दूसरी प्रॉब्लम है इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। शांता कुमार कमेटी जो है वो बनाई गई थी और उसने बोला था कि सिर्फ 6% यानी कि 6% ही जो MSP है वो इफेक्टिवली फार्मर्स तक पहुंच पाती है, उसकी रीच जो है वो सिर्फ 6% की है। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि उनकी रीच को जो है वो इंक्रीज करना, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉप डोमिनेंस जो है वो इसमें देखी जाती है, फोकस ऑन स्टेपल। MSP एम्फसाइज ऑन राइस एंड व्हीट इन्फ्लुएंस क्रॉप पैटर्न पोटेंशियली इम्पैक्टिंग इकोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि यदि आप व्हीट और राइस के ऊपर जो है वो फोकस करोगे, जैसे कल वाली एग्जांपल में करवाया था कि अगर राइस के ऊपर MSP देगी तो पंजाब के फार्मर जहाँ पे राइस ट्रेडिशनली पुराने समय से नहीं उगाया जाता, हरियाणा के फार्मर जो है वो भी राइस उगाना शुरू कर देंगे। इस चीज़ के चलते क्या होगा कि जो पानी की कंजम्पशन है उस एरिया में ज़्यादा हो जाएगी। अगर पानी की कंजम्पशन उस एरिया में ज़्यादा होगी तो उस चीज़ के चलते क्या होगा, वहाँ का जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट अलाइंड कंसर्न जो है वो बताए जाते हैं, यानी अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग भी जो है उन चीज़ों को डिस्कस करना और लेना। मिडल मैन की डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। MSP के ऊपर जो बेस्ड इन्वॉल्व होते हैं मिडल मैन, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो फार्मर्स को फेस की जाती है इन केस ऑफ MSP, ठीक है। और प्लस ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। और अगर सब्सिडीज, जैसे आपको फिस्कल पॉलिसी वाला जो है वो याद होगा, फिस्कल पॉलिसी में हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है यानी पैसा जो है वो सरकार इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो लगा देती है। अब उसी पैसे को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में लगाएं, यानी कोई फैक्ट्री या कुछ इस्टेब्लिश इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर दे सरकार, तो उस चीज़ के चलते जो है वो ज़्यादा पैसा सरकार के पास आएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिलेगी। तो इस वजह से जो है वो बर्डन है एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर। और क्योंकि ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी है, इसको जो है वो आगे रख के यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, सरकार के द्वारा इलेक्शन में। तो लेकिन इसके ऊपर फोकस जो है वो नहीं हट रहा, जिसके चलते इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने को मिलेंगी। अब अगर मुझसे पूछें कि सर क्या रिकमेंडेशन होगी, तो मेजरली जो रिकमेंडेशन दी गई है, मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दे रहा, MS स्वामीनाथन का एक बार इंटरव्यू जो है वो लिया गया था और उसमें उन्होंने ये बोला था MSP भी कोई जो है वो एक लंबा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। मेजरली जो है वो ये होना चाहिए कि किसानों को अपनी चीज़ें जो है वो डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो आपको इनकम सिर्फ राइस से आ रही है, तो एज अ फार्मर आपको ये सोचना चाहिए कि और कौन कौन सी जगह है जहाँ से मुझे इनकम जो है वो आ सकती है। जैसे मधुमक्खी जो है उसको पालना शुरू कर दिया, या फिर मिल्क जो है उसको शुरू कर दिया,
तो इन सब चीज़ों को जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि इनकम के सोर्सेज आने वाले समय में फार्मर के डाइवर्सिफाई हुए, तब जाके एमएसपी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। ठीक है, तो ये हमने नुकसान देख लिए। अब एमएसपी के ऊपर यूपीएससी के द्वारा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन को ही याद में रखना और इसको यूज करके सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, द प्रोक्यूरमेंट एंड एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट एंड यू। ये देखिए कितना ज्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि ये स्टेटमेंट को रॉन्ग बना देता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड एनी स्टेट यूटी और लेवल टू विच द मार्केट विल बी गिवन राइज। ठीक है, कहते हैं सीरियल्स और पल्सेस की बात करें तो एमएसपी जो है वो फिक्स की गई है कुछ कुछ स्टेट्स और यूटीज में, और उस लेवल पे फिक्स की गई है जहां पे मार्केट प्राइस पे उन चीज़ों को मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग हो जाती है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किया गया है, नहीं तो मैं करवा ही देता आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नाइदर वन नॉर टू। ईजी था ये, इसमें कुछ भी है उन्होंने ऐसा मुश्किल नहीं पूछा था जो आप ना बता पाए। सेकंड एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू 2023 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। तो उसमें क्या बोला गया, कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड एमएसपी फॉर नाइजर। ठीक है, सीड्स, ये कौन से सीड्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्लावर होता है और ये सीड्स हैं जो इसके प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आंसर करना है तो नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खैरिफ क्रॉप। तो ये क्या, ये खैरिफ क्रॉप है? यस, ये खैरिफ क्रॉप होती है। ठीक है, आप लोगों को आज घर से एक सिंपल सा काम करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, आपको लिखना है कि एमएसपी जो दी जाती है वो कितनी क्रॉप्स के लिए दी जाती है, यहाँ पे लिखो। उसके बाद 3 डिविजन्स बना दो, खैरिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और 2 अदर क्रॉप। खैरिफ क्रॉप्स के नाम लिखो, राबी क्रॉप्स के नाम लिखो, और जो अदर क्रॉप्स हैं वो उनके नाम लिखो। अगर आपने ये चीज़ जो है वो प्रीलिम से पहले की होती, मान लो यहाँ पे सेकंड नंबर पे वो नाम था, तो एक स्टेटमेंट जो है वो आपको सीधा सीधा उस चीज़ को आप एलिमिनेट जो है वो कर पाते और ये बता पाते कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर आपने ये चीज़ लिखी होती तो इससे आप पहली स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स। क्लियर ऑन दिस? तो ये 2 स्टेटमेंट्स तो होगी। अब नेक्स्ट आ गया, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज फॉर नाइजर सीड्स फॉर कुकिंग। तो कुछ आदिवासी लोगों के द्वारा भारत में जो है इन सीड्स को यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, यानी खाना बनाने के लिए। तो इसका आंसर ऑब्वियसली राइट। ठीक है, और ये उस साल में 2023 में जो है ये न्यूज़ में था। उस समय न्यूज़ में कैसे था वो भी बता देता हूँ आपको। ये लगभग जो है नवंबर अक्टूबर के आसपास न्यूज़ में था, और इसमें जो है वो बेसिकली क्वेश्चन जो न्यूज़ में क्यों था तो ये पूछा जा रहा था। बेसिकली ये था कि आपको पता होगा कि पाम ऑयल जो है वो बहुत न्यूज़ में रहता है और वो उन नेशन से मंगवाया जाता है, और हमारी डिपेंडेंसी उन नेशन पे बहुत ज़्यादा है। पाम ऑयल जो है वो वहाँ पे मंगाया जाता है। तो लोग जो है हिंदू में और एक्सप्रेस में ऐसे कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि ट्राइबल लोग जो हैं वो इस ऑयल को यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। तो अगर हम भी जो है वो बाकी ऑयल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करें, और ये जो है हम इंडिया में उगा पा रहे हैं और इसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो इंक्रीज करें, तो इसके चीज़ के चलते हमें फ़ायदा होगा एज एन इकोनॉमी। हमारा पहली चीज़ तो इम्पोर्ट जो है वो गिर जाएगा, यानी कि हमें बाहर वाली देशों से जो मंगवाने वाली चीज़ें हैं उनमें हमारा कम मंगवाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है उन पे कम होगी, और खुद की जो लोकल मार्केट है उसको जो है वो राइस देखा जाने तो देखेंगे हम। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसकी ज़्यादातर जो उगाया जाता है ये भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा उगाया जाता है। अगर हम इंडिया में जो है वो उस ऑयल को जो है वो ना यूज़ करके इस ऑयल को यूज़ करें, तो इस चीज़ के चलते इन लोगों के लिए भी इकोनॉमिक के सोर्सेज जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल आया था, द हिंदू में था शायद। ठीक है, तो इन्हीं तीनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके जो है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाता है। और इसमें कुछ मुश्किल लगा, अगर रिलीजियसली आपने चीज़ों को जो है वो ज़्यादा नहीं देखा होगा, सिर्फ द हिंदू अच्छे से रीड किया होगा और इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होगी, तो इजीली आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी था। क्लियर ऑन दिस?
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट आ गया एफआरपी। एफआरपी के बारे में अगर देखें तो एफआरपी भी एक मिनिमम प्राइस है जिसपे शुगर केन को खरीदा जाता है शुगर मिल्स के द्वारा, फार्मर से, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि कंपनसेशन जो शुगर केन के फार्मर्स हैं उनको प्रॉपरली मिल पाए। अथॉरिटी कौन सी है जो इसको डिफाइन करती है कि एफआरपी जो है वो क्या होना चाहिए? तो एक चीज याद रखिए, एफआरपी जो फिक्स किया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो CCEA जो है वो इस केस में ये डिफाइन करती है। एडवाइजरी रोल सेम टू सेम कौन करता है अदा? CACP जो है इसका एडवाइजरी रोल जो है वो अदा करती है, ठीक है। लीगल बेसिस पे देखें तो एफआरपी डिटर्मिनेशन जो की जाती है वो शुगर केन ऑर्डर 1966 के अकॉर्डिंगली की जाती है। गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो यही है कि एफआरपी जो मुहैया करवाना फार्मर्स को जो कि शुगर केन की प्रोडक्शन को करते हैं। और नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या क्या चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है जब भी कभी एफआरपी जो है वो उसको डिटर्मिन करते हैं? तो एफआरपी कैलकुलेशन के लिए वेरियस फैक्टर होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिमांड, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइस, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। तो इन सब चीज़ों को जो है वो कंसीडर किया जाएगा CACP के द्वारा, और उसके द्वारा जो उसकी एडवाइस जो देगी वो, तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो उसको अप्रूवल दे देगी। बेनिफिट्स इसके क्या है? फाइनेंशियल एश्योरेंस मिल जाती है उनको, प्रॉफिट मिल जाता है, नेशन वाइड एप्लीकेबिलिटी है इसकी, स्टेट स्पेसिफिक मेजर्स भी जो है वो लिए गए हैं कि स्पेसिफिकली अगर जो स्टेट में शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा है उनके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।